शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग बायोडायवर्सिटी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जैव विविधता किसे कहते हैं इसके बारे में जाना था, जैव विविधता शब्द किसने दिया था और जैव विविधता शब्द को प्रचलित किसने किया था। किसका नाम था जी? जैव विविधता शब्द को किसने प्रचलित किया था? एडवर्ड विल्सन ने। शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जैव विविधता कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा क्या होता है स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, और तीसरा क्या होता है आपका इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग बात किए थे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का। जिन लेवल पर यदि आपका विभिन्नता दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। उदाहरण दिया था राउवोल्फिया वोमिटेरिया का, ठीक है ना, जिसमें क्या पाया जाता है? रेसरपिन, जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। क्लियर है कि नहीं? इसके सांद्रता के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। उसके अलावा मैं बताया था धान है, ठीक है, उसका बहुत सारा वेराइटी है। चावल का, आम का 1000 से अधिक वेराइटी है, ठीक है, कुत्ते का बहुत सारा ब्रीड से है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। मैं क्या बोला था? एक निश्चित दिए गए क्षेत्र में निश्चित दिए गए समय में कुल जातियों की संख्या, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी में दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक स्पीसीज रिचनेस और एक स्पीसीज इवनेस। बायोडायवर्सिटी बढ़ाता है स्पीसीज रिचनेस। कोई एरिया है तो वहां पास हाथी भी है, शेर भी है, हिरन भी है, भालू भी है, मोर भी है, जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार की जाति हैं तब वो क्षेत्र क्या है आपका? स्पीसीज रिचनेस वाला एरिया है। लेकिन मान लो कोई जंगल है, वहां केवल और केवल हिरणों का संख्या 10,000 है, तो क्या वहां ज्यादा बायोडायवर्सिटी है? क्या नहीं। उसको बोलते हैं स्पीसीज इवनेस, जाति समरूपता। क्या बोलते हैं? जातीय। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी क्या होता है। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग क्या करते थे? अलग अलग इकोसिस्टम लेते थे और उनका क्या करते थे? कंपेयर करते थे। मान लो कोई एक इकोसिस्टम है, जैसे डेजर्ट है, तो वहां का बायोडायवर्सिटी क्या होगा? कम होगा। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां का बायोडायवर्सिटी क्या रहेगा? ज्यादा। हमेशा दिमाग में छाप के रखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जैव विविधता सर्वाधिक होता है। किसका? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बांटे थे इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी को कितने भागों में? 3 भागों में। एक अल्फा बायोडायवर्सिटी, एक बीटा और एक गामा। एनसीईआरटी इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया है, तुमको भी करना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन दिमाग में रखना एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जो जातियां हैं, ठीक है ना, उनका जो संख्या है वो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कितना है, ठीक है ना। स्पीसीज इन इंडिया, हेडिंग डालो, एंड अर्थ, ठीक है ना। एक पूरे पृथ्वी में कुल जातियों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्लियर है कि नहीं। कितने प्रकार के बोल रहा हूँ, कितने नहीं बोल रहा हूँ, कितने प्रकार के। जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, हिरन ऐसे करके गिन रहे हो ना 4-5 तो, वैसे कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में और पूरे अर्थ में, पूरे पृथ्वी में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये हमारा क्या है रहेगा? हेडिंग। अच्छा, इससे पहले तुम लोगों को क्या जानना है, ध्यान से देखो। ये मान लो हमारा गोला है, हमारा गोला समझ गए ना, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है ना, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। पहले दिमाग में छापो, ये डायग्राम बनाना। ये हमारा गोला है, पृथ्वी है, तो ये जो बीच से रेखा होकर के जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर। क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ध्यान देना ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, जितना ऊपर लिया उतना ही नीचे, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा एरिया बोलते हैं? ट्रॉपिकल, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्या होगा? ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, इससे ऊपर जब जाओगे, समझ आ रहा है ना, इससे ऊपर जब जाओगे तो अब इस एरिया को ना, इससे जस्ट ऊपर वाले को, इससे जस्ट ऊपर वाले को, इसमें भी वही रहेगा क्या? ऐसे नीचे, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट रीजन। क्या बोलेंगे? टेम्परेट, टेम्परेट, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं बोला हूँ मैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी वाला क्या हो जाएगा? टेम्परेट होगा, टेम्परेट। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। जो ऊपर में बना रहे हो वही नीचे में बना रहे हो ना, इतना क्या हो गया? ट्रॉपिकल।
ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर वाले एरिया क्या बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। इसके ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र। ये भी क्या हो जाएगा, पोलर एरिया। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव करके पढ़ते हैं ना बचपन में, क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र। क्या हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र। पहले दिमाग में छापो इतना। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको भूमध्य रेखा के आसपास मिलता है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको कहाँ मिलता है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, यहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है ना। भूमध्य रेखा से जैसे दूर जाते जाएंगे हम लोग, भूमध्य रेखा से जैसे दूर जाते जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इस कारण देखना हिमालय वाले रीजन में, ठीक है, जीवों की संख्या क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अमेरिका एरिया में क्या ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, क्या नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर पर है। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है, जैसे कोलंबिया वगैरह है, इंडिया है आपका, ठीक है ना, तो ये सब कहाँ पास उपस्थित रहते हैं, यहाँ पास, हमारे पृथ्वी में इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा का आसपास क्षेत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ जीवों की संख्या क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो 100 बात का एक बात इतना जानना है आपको कि अधिकतर जितने भी जातियों का खोज हो चुका है, सबसे आसानी से खोज कहाँ हो सकता है जातियों का, चलो बताओ। यहाँ पोलर एरिया में सबसे आसानी से खोज सकते हो, क्योंकि इसका संख्या क्या है, जातियों की संख्या यहाँ कम है, कम जीव मिलेंगे, जल्दी खोज डालोगे। यहाँ पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा जाति कहाँ मिलेगा, इस एरिया में। मतलब अभी भी नया जाति यदि खोज रहे हैं, मान लो तुम लोग वैज्ञानिक हो, तुमको ऐसा खोज दिया गया, यानी कि तुम लोग को एक टास्क दिया गया है, तुम लोग का टीम बनाया गया और बोला कि एक नया जाति का खोज करके लाओ, तो तुम लोग इस एरिया में जाओगे, किस एरिया में, ये वाले एरिया में जाओगे ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ जातियों की संख्या क्या है, ज़्यादा। दिमाग में छाप के रखना कि इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के जीवों का संख्या को लगभग क्या कर लिए हम लोग, ज्ञात कर लिए हैं कि यहाँ इतना प्रकार का प्रजाति रहता है, यहाँ इतना प्रकार का। लेकिन अभी भी खोज कहाँ जारी है, ट्रॉपिकल एरिया में। कहाँ खोज जारी है, ट्रॉपिकल एरिया में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ध्यान समझना, एक संगठन है IUCN, फुल फॉर्म आता है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है ना, इंटरनेशनल यूनियन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, प्रकृति संरक्षण के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के लिए। क्लियर है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए बनाया गया क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका नाम क्या है, IUCN। IUCN ने सन 2004 में एक गणना किया था। कौन से सन में, 2004 में। और क्या बोला था कि टोटल जंतु का संख्या और पादप का संख्या, जंतु और पादप का संख्या 1.5 मिलियन के आसपास है। कितना है, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख। कितना बोला था, 15 लाख। क्लियर है ना। और इसमें भी 15 लाख में लगभग 5 लाख संख्या किसका, पादप का। हमको क्या लगता है, पादप ज़्यादा होंगे, लेकिन उल्टा है, पादप है क्या, कम, और जंतुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा। तो 5 लाख पादप है और आपका कितना है, जंतुओं का संख्या लगभग कितना है, 12 लाख। कितना है, 12 लाख। 1.2 मिलियन बोला है वो, इसको 0.5 मिलियन बोला है, इसको 1.5 बोला है, तो 1.5 से लगभग 1.7 मिलियन माना है। कितना, 1.5 से 1.7। अब बोलोगे 15 लाख है भैया, 5 और 12 17 लाख हो रहे हैं, तो अनुमान लगाया गया है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, कि सन 2004 में किसने, IUCN ने क्या डाटा दिया था कि लगभग 1.5 मिलियन से अधिक, वर्ड क्या यूज किया है वो, 1.5 मिलियन से अधिक जातियों का खोज हो चुका है, जिसमें से 0.5 मिलियन क्या है, पादप है, और 1.2 मिलियन क्या है, आपके जंतु हैं। क्या है, जंतु हैं। दिमाग में छाप के रखना, डाटा, पूरा डाटा आता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, अच्छा याद रखना, शीतोष्ण वन का, शीतोष्ण वन मतलब ये वाला एरिया, ट्रॉपिकल एरिया के जस्ट ऊपर। शीतोष्ण वन में लगभग सभी प्रजाति को खोजा जा चुका है। ठीक है ना, सभी प्रजातियों को खोजा जा चुका है। अधिकतर खोज चल रहा है कहाँ पास, यहाँ पास। कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ चल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में। क्लियर है।
एक अनुमान के अनुसार जातियों की टोटल संख्या अभी तो खोजे हैं 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन, उनका बोलना है कि 20 से 50 मिलियन तक हो सकते हैं। कितना जाति हो सकता है? 20 से 50 मिलियन। लेकिन एक वैज्ञानिक था, जिस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट मे। क्या नाम है वैज्ञानिक का? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे, इसके अनुसार प्रजातियों का संख्या कितना हो सकता है? 7 मिलियन। ठीक है, रॉबर्ट मे के अनुसार प्रजाति का संख्या कितना हो सकता है? 7 मिलियन। मतलब अभी तक यदि आप देखोगे तो केवल और केवल कितना परसेंट जाति खोजा गया है? 22% जाति ही खोजा गया है। क्लियर है कि नहीं? मतलब अभी भी बहुत सारा, ठीक है, पादपों और जंतुओं की जाति की खोज करना क्या है? बाकी है। यहाँ तक क्लियर है? पूरा डाटा ही चल रहा है अभी, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले इसके बारे में बताया आप लोगों को कि एक होता है आपका क्या? इक्वेटर, भूमध्य रेखा रहता है। भूमध्य रेखा से जैसे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो क्या आता है आपका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर जाओगे तो टेम्परेट रीजन, और उसके ऊपर जाओगे तो पोलर रीजन। सेम टू सेम नीचे में भी वही है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये टेम्परेट रीजन में अधिकतर जीवों की संख्या क्या हो गई है? खोजी जा चुकी है। क्यों खोजी जा चुकी है? क्योंकि जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का मान क्या होते जाता है? कम। तो जहाँ कम प्रजाति उसको पहले खोजा गया होगा, और जहाँ ज़्यादा है उसमें अभी भी खोज जारी है। सन 2004 में IUCN ने एक डाटा रिलीज किया था, उसके अनुसार 1.5 मिलियन से अधिक, कितना? 1.5 मिलियन से अधिक प्रजातियों की क्या है? संख्या है, जिसमें से आधे, ध्यान देना, ठीक है, जिसमें से पादपों की संख्या 0.5 मिलियन और आधा से लगभग डबल 1.2 मिलियन, जस्ट डबल है ना। 1.2 मिलियन किसकी संख्या है? जंतुओं की संख्या। किसकी संख्या है? जंतुओं की संख्या। क्लियर है? एक अनुमान के अनुसार 20 से 50 मिलियन तक हो सकता है बोलता है, लेकिन रॉबर्ट में इस बात का खंडन करता है और बोलता है कि नहीं, प्रजातियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 7 मिलियन। कितना हो सकता है? 7 मिलियन। मतलब अभी तक कुल जितना प्रजाति खोजा गया है वो केवल और केवल कितना परसेंट है? 22%। कितना? 22%। समझ आया कि कितना? यहाँ तक क्लियर है? छाप लिए, मिटा दूँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग को ये तो पूरा विश्व में देख लिया आप लोग, पूरा डाटा कहाँ का देखें? विश्व का। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ का? इंडिया का। कहाँ का बात करेंगे? इंडिया का। ध्यान से समझना, ठीक है ना। पूरे विश्व में भूमि का ये जो इंडिया है ना, मात्र हमारा देश जो भारत है वो यहाँ पास है, ऐसा समझो। यहाँ पास चाइना है, ठीक है ना, यहाँ पास क्या है आपका? इंडिया है। क्या है? इंडिया है, ठीक है ना, ऐसा समझो। यहाँ पास हमारा क्या है? इंडिया है। पूरे विश्व का मात्र कितना परसेंट हिस्सा घेरता है ये? 2.1% बाहर। 100% पूरा विश्व है तो उसका हिस्सा केवल कितना रखता है इंडिया? 2%। कितना परसेंट? 2%। लेकिन टोटल विश्व का जो बायोडाइवर्सिटी है ना, पूरे विश्व का जो बायोडाइवर्सिटी उसका 8% रखता है। कितना? 8%। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे ज़्यादा कहाँ है? ब्राज़ील में है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ना, कहाँ है? ब्राज़ील में। लिखो, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ है? ब्राज़ील में। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील में। क्लियर है? आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, भारत जो है पूरे विश्व का कितना परसेंट हिस्सा, भूमि का कितना परसेंट हिस्सा रखता है जी? 2.1%। लेकिन जैव विविधता यानी कि सबसे ज़्यादा, ध्यान देना, जैव विविधता कितना पाया जाता है? 8%। कितना पाया जाता है? 8%। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि विश्व में जितने भी जीव होंगे तो उसमें से 8% जीव कहाँ मिलते होंगे? इंडिया में। कहाँ मिलते होंगे? इंडिया में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इस कारण विश्व के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया में, मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया में इसका काउंट होता है, कंट्री में इसका काउंट होता है। विश्व में 12 ऐसे देश हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी का लगभग 80 से 90% हिस्सा को रखते हैं। 12 देश, उसमें से एक देश अपना भारत है। क्लियर है? जो कि कितना हिस्सा रखता है? 8%। कितना हिस्सा रखता है? 8%। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कितना परसेंट रखता है? 8%। भारत में याद रखना, पादप की संख्या 45,000 अभी तक खोजा जा चुका है। कितना? 45,000। इसका जस्ट डबल जंतु का संख्या कितना हजार बोलोगे? 90,000। कितना? 90,000। 90,000 कितना है? 90,000। क्लियर है? इतना खोजा जा चुका है, खोजा जा चुका है ये।
अनुमान कितना का लगाएंगे? अनुमान कितना और प्रजाति मिल सकता है? याद रखना 1 लाख तक प्रजाति मिल सकता है पादप का, और जंतु का कितना प्रजाति मिल सकता है? 3 लाख तक। कितना? 3 लाख तक। मतलब सोचो अभी 2 लाख प्रजाति का इंडिया में ही खोज करना क्या है, लगभग बाकी है। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा डाटा ही चल रहा है आज। पहले अर्थ का देखें पूरा कितना होता है, 1.5 से 1.7 मिलियन, इसमें 0.5 मिलियन पादप, उसका जस्ट डबल जंतु। ये वाला बात हुआ। फिर अनुमान लगाया कि 20 से 50 मिलियन हो सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट में क्या बोल दिया कि 7 मिलियन होगा। कितना होगा? 7 मिलियन। और केवल कितना परसेंट जाति अभी खोजा गया है? 22%। उसके बाद इंडिया का बात चलने लग गया। इंडिया के बारे में क्या बोला हूं मैं कि विश्व का पूरे भूमि का कौन सा कितना हिस्सा घेरता है? मात्र 2%, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का कितना परसेंट घेर देता है? 8%। इस कारण विश्व के 12 सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखने वाले देशों में से एक अपना देश भारत है। भारत में अभी तक कितने पादप खोजे जा चुके हैं? 45,000। जंतु उसके डबल 90,000 खोजे जा चुके हैं। और कितने खोजे जा सकते हैं पादप? 1 लाख तक। ठीक है, और जंतु कितने तक जा सकते हैं? उनका संख्या 3 लाख तक। क्लियर है? तो ये हमारा कहानी चल गया स्पीसीज इन इंडिया एंड अर्थ। पूरे विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी धारण करने वाले कितने प्रकार के स्पीसीज हैं और भारत में कितने हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब कुछ ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी, वो ग्राफ आपको याद रखना है। याद रखना, ठीक है? क्या याद रखना है तुम लोगों को? सबसे पहले तो ये दिमाग में छाप के रखना कि सबसे ज्यादा संख्या किसका है? जंतुओं का है। किसका संख्या है? जंतुओं का। पहला ग्राफ लिखो, पादप व जंतु का ग्राफ, पादप व जंतु की संख्या का ग्राफ, संख्या का ग्राफ, पादप व जंतु की संख्या का ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ जो इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दो। सबसे ज्यादा संख्या कौन घेरा है? तुम लोग अभी देखे हो, जंतु। कौन रखे हैं? जंतु। तो याद रखना लगभग कितना परसेंट एरिया बोल रहा हूं मैं? 70%। कितना? 70%। 70% कौन है? तुम्हारे जंतु हैं। 70% क्या है? जंतु हैं। क्लियर है ना? पूरे विश्व में जितने भी जीव होंगे उसमें सबसे ज्यादा संख्या किनका है? जंतुओं का, जानवरों का संख्या। और जानवरों में भी सबसे ज्यादा संख्या रहता है कीटों का। किसका? कीटों का, कीड़ों का, इंसेक्टा। ठीक है ना? वर्ग इंसेक्टा का ज्यादा रहता है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना ना, 22% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा बोल रहा हूं मैं? 22% हिस्सा। कितना परसेंट हिस्सा बोल रहा हूं? 22% पादप घेरता है। और फंजाई, याद करो, फंजाई जगत को, कवक जगत को सबसे लास्ट में अलग किया गया है। सबसे पहले कौन सा जगत बना था? पादप जगत और जंतु जगत। उसके बाद कौन सा जगत बना था? मुनेरा जगत। मुनेरा जगत के बाद कौन सा जगत बना? प्रोटिस्टा। और बच गया था कौन सा? फंजाई। मतलब ये जब तक 4 जगत बना था तब तक फंजाई को किसमें रखते थे? पादप के साथ। किसके साथ रखते थे? पादप के साथ। तो इस कारण दोनों के एक साथ लिख दिया हूं। पादप और फंजाई कितना परसेंट हिस्सा रखते हैं? 22%। कितना परसेंट रखते हैं? 22%। और उसमें भी याद रखना कि ये जो फंजाई है ना, फंजाई जो हिस्सा घेरता है, फंजाई जो हिस्सा घेरता है वो ज़्यादा होता है परम से। किससे? परम से। अब ये परम क्या है? ये परम क्या है? ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। सबसे ज़्यादा देखो फंजाई का जो संख्या रहता है, पीसीस, पीसीस मतलब मछली, पीसीस मतलब मछली। ठीक है, उसके बाद ए से एम्फीबिया, क्या है आपका? एम्फीबिया, एम्फीबिया। उसके बाद आर से क्या आएगा? रेप्टाइल, क्या है? रेप्टाइल। ए से आता है एविज, एविज मतलब चिड़ई चुरगुन। ठीक है ना? पक्षी जगत रे, पक्षी वाला जगत बोल रहा हूँ, सॉरी, पक्षी वर्ग। और एम से क्या आएगा? मैमल्स, मैमल्स, मैमल्स। ठीक है ना? स्तनधारी। क्लियर है? मतलब तुम लोग देखो 70% जंतु है, जंतुओं में ये भी शामिल होते, ये भी शामिल होते, लेकिन याद रखना फंजाई से भी कम संख्या किनका है? जंतुओं का। तो यानी जंतु में सबसे ज्यादा कौन हिस्सा रख रहा होगा? कीड़ा, कीट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसमें किसका संख्या है? कीट का। और याद रखना पादप और फंजाई दोनों को मिलाकर के 22% है। तो फंजाई का जो संख्या है इस एनिमल में उपस्थित है, जो परम है, कितना चीज बोला हूँ? परम में 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले पीसीस, पिसिकल्चर करके बताया था, मत्स्य पालन को पिसिकल्चर बोलते हैं करके। ठीक है, पीसीस बोलते हैं मछली को। क्लियर है? उसके बाद ए से एम्फीबिया, उभयचर, मेढक वगैरह, कछुआ, ये सब। रेप्टाइल, सांप वगैरह, घिरिया, टिटका। समझ आ रहा है?
एविज मतलब चिड़िया, कौवा, कोयल, तोता, मोर, ये सब। और मैमल्स तुम सब लोग, बंदर, कपी, गोरिल्ला, ठीक है, गाय, भैंस, ये सब क्या है, स्तनधारी, ठीक है ना। तो इनका संख्या, मैमल्स का संख्या क्या है, ध्यान दो, फंजाई का संख्या इन सब से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है। 8% अदर जंतु आएंगे, 8% अदर, और जो बचे खुचे हैं उन लोगों को भी याद रखना। बायोडाइवर्सिटी में मुनेरा जगत को शामिल नहीं करते, याद रखना। और मुनेरा जगत को, जीवों को शामिल नहीं करते, वरना कर दोगे बैक्टीरिया का हजारों लाखों स्ट्रेन बन जाएगा, तो वही लोग सबसे ज़्यादा है बोल दोगे, ठीक है। याद रखना, जब बायोडाइवर्सिटी काउंट कर रहे हैं तो मुनेरा जगत के जीवों को काउंट किया नहीं जाता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ, अदर में और बहुत सारा प्रोटिस्टा भी तो है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, और बहुत सारे आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाए। क्या ये वाला दिमाग में छप गया? पहला ये वाला दिमाग में छपा कि नहीं? सबसे ज़्यादा संख्या किनका है? जंतुओं का। उसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? कीड़ों का। उसके बाद फंजाई और क्या है तुम्हारा प्लांट 22% और अदर कितने हैं? 8%। याद रखना फंजाई का संख्या ज़्यादा होता है परम से। परम से पहला पीसिस, एम्फीबिया, उसके बाद क्या है रेप्टाइल, फिर एविज, फिर मैमल्स। क्लियर है? दिमाग में छप गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका वर्टिब्रेट, कशेरुकी, जिसके में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। जिसके में क्या पाया जाता है? रीढ़ का हड्डी। रीढ़ का हड्डी जिसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा संख्या है किसका? फिश का। फिश का। उसके बाद संख्या है किसका? आपका ध्यान देना, इस ग्राफ में देखो तो किसका है? बर्ड का। किसका है? बर्ड का। उसके बाद संख्या किसका है? देखो रेप्टाइल का। ग्राफ देखो, ग्राफ सबसे ज़्यादा हिस्सा ये ले रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद संख्या किसका है आपका? सॉरी रुको ना, ये हो गया, हाँ ये 1 2। देखो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। फास्ट बॉय राम, फास्ट बॉय राम। फास्ट से याद रखना फिश, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? फिश। बॉय से याद रखना आपको बर्ड, क्या याद रखना है? बर्ड। आर से याद रखना आपको रेप्टाइल, याद रखना है रेप्टाइल। ए से क्या याद रखना आपको? एम्फीबिया, क्या है? एम्फीबिया। और उसके बाद किसको रखना है आपको? मैमल्स को। किसको रखना है? मैमल्स को। ये यहाँ पास ना मैं गलती किया था, परम है ना, परम, ये देख इसमें ना एम्फीबिया बोल डाला था, वो क्या है? एविज है। क्या है वो? एविज है। क्लियर है? चिड़िया, चिड़िया। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग रे देख, ठीक है। वही 6 परम ना करके तुम लोग को क्या है ट्रिक याद करवा दिया, फास्ट बॉय राम। एफ फिशेस, सबसे ज़्यादा संख्या इसका है। हमको सारांश याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ग्राफ में कौन हिस्सा याद रख रहा है? फिश रख रहा है। उसके बाद कौन रख रहा है हिस्सा? बर्ड रख रहा है। उसके बाद कौन हिस्सा घेर रहा है? रेप्टाइल, सबसे ज़्यादा स्थान ये घेरा है। उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद कौन आया है? एम्फीबिया। और सबसे कम जगह कौन घेरा है? मैमल्स। इन सभी के पास रीढ़ का क्या होता है? हड्डी होता है, कशेरुकी। वर्टिब्रेट में नोट कार्ड ऊपर, वर्टिब्रेट में इनको काउंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ट्रिक क्या बोल दिया मैं? फास्ट बॉय राम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो इनवर्टिब्रेट, मतलब जिसमें रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता, अकशेरुकी जंतु। इसके लिए याद रखना इंडियन ओथ बाय, इंडियन ओथ, ओथ मतलब शपथ, बाय महान चमरू। अच्छा लगा ना ट्रिक? मेरा दोस्तों को ऐसे ही बोलता था, इंडियन ओथ बाय महान चमरू, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। इंडियन इंसेक्ट, इंडियन मतलब इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा स्थान कौन ग्रहण किए हैं? इंसेक्ट किए हैं। कौन किए हैं? इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा स्थान ग्रहण कौन किए? इस ग्राफ में देखो इंसेक्ट किए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में कौन है? अदर एनिमल है, ओथ अदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बाय को ऐसा साइलेंट रख सकते हो। महान मोलस्का, महान से मोलस्का। चमरू, च से ऐसे शुरू हो रहा है, ठीक है, और रा आ रहा है, रा ऐसे, तो क्रस्टेशियन, क्या आ जाएगा? क्रस्टेशियन। क्लियर है? ट्रिक तुम लोग अपने से और नया नया बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इंडियन ओथ बाय महान चमरू, ठीक है। तुम्हारा जो देश का एक राष्ट्रपति बन गया, वो उसका नाम क्या है? चमरू, और वो शपथ ले रहा है इंडियन ओथ बाय महान चमरू। इंडियन से क्या आ जाएगा? इंसेक्ट। ओथ से क्या आ जाएगा? अदर एनिमल। फिर महान से क्या आ जाएगा? मोलस्का, महान से मोलस्का। चमरू, सी और आर आ रहा है, ठीक है। क्रस्टेशियन क्या है?
क्रस्टेशियन। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लास्ट किसका दे दिया है आपका, प्लांट का। किसका ग्राफ दिया है, प्लांट का। और प्लांट में भी तुमको पता है सबसे ज्यादा संख्या किसका रहता है, बोलो मैं, फंजाई का। सबसे ज्यादा संख्या तो किसका रहता है, फंजाई का। तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अभी किसका जमाना चल रहा है, आवृत्तबीजी पादपों का। एक होता है आवृत्तबीजी और एक होता है अनावृत्तबीजी। अभी आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हो सब में फल लगता है, सब में फूल लगता है लगभग, तो उसको बोलते हैं आवृत्तबीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो सबसे ज्यादा तो रहेगा फंजाई ग्राफ में। उसके बाद दूसरे नंबर में कौन आ जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना है ट्रिक, आ मोस्ट फेमस लाइकेन, बहुत प्रसिद्ध लाइकेन, अ मोस्ट फेमस लाइकेन, आ से एलगी। उसके बाद कौन जगह घेरा, एलगी। आ हो गया। मोस्ट से कौन याद रखोगे, मॉसेस, मॉस करके पढ़े हो, मॉस, ठीक है, बायोलॉजी में था चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मॉस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जब पढ़ रहे थे ना तो मॉस का उदाहरण चलता था। उसके बाद फेमस, फेमस में याद रखना है फर्न, क्या है, फर्न, ठीक है। और लाइकेन लास्ट में किसको रखा गया है, लाइकेन। क्लियर है। तो टोटल देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देख लो भाई, एक, ये 2, ठीक है ना, ये फिर 3, फिर ये 4 5 और ये कितना है, 6 ठोक को नाम बता दिया। ट्रिक याद रखोगे, ग्राफ याद अपने आप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जगह कौन घेरा, फंजाई। उसके बाद एंजियोस्पर्म। फिर ट्रिक याद रखना, मोस्ट फेमस लाइकेन, एल्गी आता है, फिर मॉस आता है, फिर फर्न आता है, फिर कौन आता है, लाइकेन आता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, क्लियर, ठीक है। कितना ग्राफ हो गया, 4, ठीक है। चारों के चारों ग्राफ को याद रखना, आसानी से याद हो जाता है। सबसे पहले याद रखना है सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, जंतुओं का। उसके बाद पादप और फंजाई का। फंजाई का संख्या ज़्यादा रहता है किससे, परम से। सबसे पहले क्या आता है परम में, पीसीस, उसके बाद आता है एविज, उसके बाद रेप्टाइल, उसके बाद एम्फीबिया और लास्ट में कौन आता है, मैमल्स। क्या आता है, मैमल्स। उसके बाद वर्टिब्रेट का उदाहरण याद रखना। वर्टिब्रेट का फास्ट बॉय राम। सबसे पहले फिशेस, उसके बाद बर्ड आता है, उसके बाद रेप्टाइल आता है, उसके बाद एविज, सॉरी क्या आता है, एम्फीबिया आता है, उसके बाद क्या आता है, मैमल्स आता है। उसके बाद इसका याद रखना इनवर्टिब्रेट का, इंडियन ओथ बाय, महान चमरू, इंसेक्ट, ठीक है, फिर अदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोलस्का। उसके बाद क्या है आपका, क्रस्टेशियन। क्या है, क्रस्टेशियन। उसके बाद याद रखना है सब पादप का ग्राफ। जंतुओं का 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक कशेरुकी और एक अकशेरुकी। तो कशेरुकी का उदाहरण पहले हो गया, फिर अकशेरुकी। फिर पादप में सबसे ज्यादा संख्या किसका है, फंजाई का। उसके बाद एंजियोस्पर्म का। उसके बाद मोस्ट फेमस लाइकेन, फिर सवाल है, फिर मॉस है, फिर फर्न है, उसके बाद लाइकेन है। 2 से 3 बार लिखोगे, समझ रहे हो। ये रिजल्ट जो बता रहा हूँ ना वो याद होना चाहिए। ग्राफ तो अपने आप बना डालोगे ना। अरे जिसका नाम पहले लिख रहा हूँ उसका संख्या क्या है, ज्यादा, वो ज्यादा जगह घेरेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। ऐसा ट्रिक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अरे चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के विभिन्न प्रारूप, जैव विविधता के विभिन्न प्रारूप। सबसे पहले आता है अक्षीय प्रवणता, लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स, अक्षीय प्रवणता, अक्षीय प्रवणता। क्लियर है ना। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, सबसे पहला आता है लैटिट्यूड, किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड होता है और एक होता है एल्टीट्यूड। क्या होता है, एक एल्टीट्यूड, क्या होता है, एक लैटिट्यूड होता है और एक एल्टीट्यूड होता है। ध्यान से समझना, ये हमारा गोला है, गोला पृथ्वी, ठीक है ना। और इस गोले में से बीच से गुजर रहा है कौन, भूमध्य रेखा। कौन गुजर रहा है, भूमध्य रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा से जो दूरी है, भूमध्य रेखा से जो दूरी है, ठीक है ना, कोई भी स्थान का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। समझ आ रहा है कि नहीं। किसी भी, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी स्थल का भूमध्य रेखा से दूरी, ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है,
इस इक्वेटर से जो दूरी होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते जाता है का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, मतलब भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ते जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाता है, घटते जाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाता है, घटते जाता है। क्लियर है कि नहीं? बायोडाइवर्सिटी का मान क्या होता है, घटते जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ का रहता था, याद आया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उसके बाद कहाँ पास आता था, यहाँ पास टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। और इसके बाद ये दोनों क्या बन गए, पोल। पोलर एरिया में तो बर्फ रहता है ज़्यादा, इधर शंकुधारी वन वाले हैं, और ये सबसे ज़्यादा पानी गिरने वाला एरिया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करके याद रखना, इक्वेटर से जितना ज़्यादा दूरी बढ़ता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड बढ़ेगा मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। पहला चीज़ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और उसके लिए ध्यान देना ना, इसी कारण पूरे विश्व में पादप और जंतुओं का असामान्य रूप से वितरण है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा पादप और जंतु कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। उसके बाद कम हो जाएगा यहाँ, फिर और कम हो जाएगा पोलर एरिया में। समझ आ रहा है कि नहीं? जो ऊपर में एरिया, अरे इसको ट्रॉपिकल बोलते हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हो। क्या बोलते हैं, टेम्परेट। शीतोष्ण वन बोलते हो। इसको क्या बोलते हैं, पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र। सेम टू सेम इसको उल्टा वैसे ही लिखो, जस्ट नीचे वाला ट्रॉपिकल, उसके नीचे वाला टेम्परेट, और उसके नीचे पोल। समझ आया? तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ते जाएगा, तो क्या होते जाएगा, बायोडाइवर्सिटी घटते जाएगा। जीवों की संख्या क्या होते जाएगा, कम। जातियों की संख्या क्या होती जाती है, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब एक उदाहरण दिया है। कैसे उदाहरण दिया है, लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ ना। उदाहरण दिया पक्षियों की संख्या का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पक्षी पाया जाता है कोलंबिया में। किंग करके ट्रिक याद करना, किंग करके, ठीक है। कौन सा ट्रिक है, किंग करके, पक्षियों की संख्या के लिए। पक्षियों की संख्या देखो, के से याद रखना, कोलंबिया, देश का नाम क्या है, कोलंबिया। आई से अपना इंडिया, आई से आ गया अपना इंडिया, एन से आ गया न्यूयॉर्क, और जी से आ गया ग्रीनलैंड, देश का नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ तक क्लियर है? टोटल कितना, 4। याद रखना पक्षियों का संख्या सबसे ज़्यादा है कहाँ, कोलंबिया में। कितना प्रकार का प्रजाति है, 1400। हमारे इंडिया में कितना प्रकार का प्रजाति है, 1200। यहाँ कितना प्रकार का प्रजाति है, 105। और यहाँ पास मात्र कितना प्रजाति है, 56। कितना है, 56। डाटा याद रखना है क्या भैया, नहीं, डाटा उतना नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना। देखो कोलंबिया जो है ना, वो एकदम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ध्यान देना, ट्रॉपिकल एरिया में है। समझ आ रहा है कि नहीं? भूमध्य रेखा के एकदम पास में है। क्लियर है? इस कारण यहाँ पास जातियों की संख्या क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा। इंडिया हल्का से दूरी में है, इंडिया इससे हल्का सा दूरी में है। न्यूयॉर्क है तो ये अमेरिका वाला एरिया आ गया, तो और ऊपर चला गया, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ग्रीनलैंड इससे और ऊपर पोलर एरिया है। तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो, पक्षियों की संख्या में क्या आती जा रही है, कमी। मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या आते जा रहा है, कमी। पक्षियों की संख्या मतलब पक्षियों की प्रजाति में कमी, जाति में कमी। जैसे यहाँ पास 1400, ध्यान देना, कोलंबिया है तो 1400 प्रकार का है, यानी कि ध्यान से समझना, तोता भी है, मैना भी है, गरुड़ भी है, बाज भी है। समझ आ रहा है ना? ऐसा इतना सारा कितना प्रकार का पक्षियों का प्रजाति है, 1400, क्योंकि वो एकदम ज़्यादा पास है किसके, इक्वेटर के। क्लियर है? मतलब उसका लैटिट्यूड का मान क्या है, एकदम कम है। क्या है, कम है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ते जाता है, बायोडाइवर्सिटी का मान घटते जाता है। उदाहरण दिया हूँ, किससे ट्रिक याद रखना है, किंग। क्या याद रखना है, किंग। अब दूसरा देखो, समुद्र तल से ऊंचाई, किसी भी एरिया का किससे ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, इसको बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी क्या होते जाता है, ये बढ़ेगा, तो बायोडाइवर्सिटी सेम टू सेम क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। पहाड़ी क्षेत्र में जानवर कम दिखाई देंगे तुमको, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जानवरों की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। क्लियर है ना? मैदान में जंगल प्रॉपर रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर, हिमालय एरिया है ना, समुद्र तल से ऊपर गया, ऊंचाई बढ़ा, बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ है, कम। और जमीनी इलाके में जानवरों की संख्या या प्रजातियों की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा। तो एक हो गया लैटिट्यूड और एक हो गया एल्टीट्यूड। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख रहे हो, कैसा पैटर्न चल रहा है इसका, ठीक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा के जो पास रहता है, वहां पास जानवरों की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा, प्रजातियों की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ता है तो जातियों की संख्या क्या होती जाती है, कम। अब बात करते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। मिटा रहा हूँ भाई ये सब, ठीक है ना। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, अम्मा जान, अमेजॉन, ठीक है ना, अमेजॉन, ठीक है। कहाँ पास है अमेजॉन, ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में, ठीक है। ध्यान देना, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
ठीक है ना, साउथ अमेरिका के कहाँ पास उपस्थित है, ये ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, विश्व का फेफड़ा। विश्व का क्या बोल देते हैं, फेफड़ा। किसको, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ये कौन से एरिया में है, ये ट्रॉपिकल। तो क्या बोलूँगा मैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हमें पृथ्वी में जितना भी ऑक्सीजन मिलता है उसका 20% अकेले कौन देता है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अकेला 20% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हम लोग को, अमेजॉन से। इस कारण इसको लंग्स ऑफ क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। आप ध्यान देना, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी कैसे है, कौन से जीव ज़्यादा मात्रा में है, कौन से जीव कम मात्रा में। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। आई प्लान्ड, मैंने प्लान बनाया फेसबुक मैराथन के लिए, फेसबुक चलाने का मैराथन कंपटीशन कर रहा हूँ, ऐसे याद रखना। आई प्लान, ट्रिक है ना, फेसबुक मैराथन। सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, इंसेक्ट का। किसका संख्या है सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट का। उसके बाद किसका संख्या है, प्लांट का। किसका संख्या है, प्लांट का। उसके बाद संख्या किसका, फिश का। उसके बाद संख्या किसका है, बर्ड का। किसका संख्या है, बर्ड का। उसके बाद संख्या है मैमल्स का। किसका है, मैमल्स का। उसके बाद संख्या है किसका, आपका बर्ड हो गया, मैमल, एम्फीबिया का है। उसके बाद संख्या किसका है, एम्फीबिया का। और उसके बाद संख्या है आपका किसका, रेप्टाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद संख्या है आपका रेप्टाइल का। किसका संख्या है, रेप्टाइल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। उसके बाद संख्या किसका, रेप्टाइल का। ठीक है, मैमल्स हो गया, रुको यार, ये मैमल्स है, फिर रेप्टाइल है, मैमल्स है, फिर क्या है, रेप्टाइल है, फिर आता है संख्या किसका, एम्फीबिया का। क्लियर है। देखो सबसे ज़्यादा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कौन पाए जाते हैं, कीड़े। उसके बाद कौन पाया जाता है, प्लांट। उसके बाद कौन है, फिश। उसके बाद कौन है, बर्ड। उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स के बाद कौन है, रेप्टाइल। उसके बाद कौन है, एम्फीबिया। कौन उपस्थित है, एम्फीबिया। इंसेक्ट का कितना संख्या है, 1.25 लाख है, 1.25 लाख। कितने लाख, 1.25 लाख। फिर 40,000 प्लांट का प्रजाति है, किसका, प्लांट का। 300, ध्यान देना ना, 400, वैसे संख्या याद नहीं रखना है तुम लोग को। फिश का है 3000 के आसपास प्रजाति, कितना है, 3000 के। फिर बर्ड का संख्या कितना, 1300 प्रजाति। कितना प्रजाति है, 1300। 427, फिर 378, इसका प्रजाति लगभग कितना है, 378। फिर इसका प्रजाति है लगभग 400, कितना है, लगभग 400। नीचे का डाटा याद नहीं रखना है, बस तुम लोगों को याद रखना है कि किसका प्रजाति ज़्यादा है और किसका प्रजाति कम। आएगा तो नहीं, आने के चांसेस नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है कि हाँ ये चीज़ पाया जाता है, ऐसे करके डाटा दे दी है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, लास्ट में देख लेना। सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट। उसके बाद कौन है, प्लांट। उसके बाद कौन है, फिश। उसके बाद कौन है, बर्ड। बर्ड के बाद कौन है, मैमल। मैमल के बाद कौन है, रेप्टाइल। और रेप्टाइल के बाद कौन है, एम्फीबिया। कहाँ का बात चल रहा है, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब मैं इतना देर से चिल्ला रहा हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्या रीजन है भैया कि, ध्यान दो, ऐसा क्या रीजन है कि वहाँ पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिल रहा है। तो रीजन जानना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। ये पृथ्वी बनाते थे, ये इक्वेटर है और ये इधर का एरिया, ठीक है ना, इक्वेटर से ये, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ सबसे ज़्यादा जानवरों का संख्या मिलता है, बोल रहा हूँ। क्यों मिलता है, रीज़न क्या है। तो रीज़न देखो, और ये रीज़न आता है पेपर में। सबसे पहला रीज़न नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सबसे पहला है ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है। ये जैसे देखो ये वाला एरिया है, ये ना, ये पोलर एरिया है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ये भी क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में लगातार क्या होता था, ग्लेशिएशन होता था,
बर्फ पिघलता था, नदी बनते रहता था, मतलब बार बार बाधित रहता था। और यहाँ पास उतना ज़्यादा बाधा आया क्या? नहीं, अनडिस्टर्ब था एरिया। अब कोई एरिया अनडिस्टर्ब रहेगा यानी कि वहाँ पास ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ पास जीवों का विकास क्या होगा? ज़्यादा। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया में सरकार क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है, ज़्यादा मानव लोग मत जाए, क्योंकि यदि मानव लोग जाएंगे तो मानव बड़ा खुरापाती आदमी है, जानवरों को मारने लग जाएगा और उनको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, खाएगा नहीं रहता। कई बार शौक के लिए मारते थे। शेर को मार कर खाते थे क्या? नहीं, ठीक है ना। टाइगर को मार करके खाते थे क्या? नहीं ना, ठीक है। तो मानव हिंसक प्रवृत्ति का है, सबसे ज़्यादा तो मानव हिंसक है, ठीक है। शेर भालू तो बात की बात है, वो तो रक्षक लिए हिंसक होते हैं। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पास क्या रहता था? ये जो एरिया रहता था सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, लेकिन ये जो एरिया है वो क्या रहा? टोटल अनडिस्टर्ब रहा, ठीक है ना। इस कारण यहाँ पास सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। पहला रीजन जान डाले। दूसरा रीजन यहाँ पास देखो, यहाँ पास सीजनल चेंजेस कम होते थे। सीजनल चेंजेस क्या होते थे? कम। जैसे कि मौसम लगभग हर हमेशा एक ही रहता था, ठीक है। कौन से एरिया में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। एकदम ऐसा नहीं है 6 महीना दिन पड़ रहा है, 6 महीना रात पड़ रहा है, ऐसा वाला कहानी नहीं है। या तो फिर एकदम अत्यधिक ठंडी भी नहीं है ना अत्यधिक गर्मी नहीं है, मतलब मौसम में परिवर्तन, सीजन में जो चेंजेस है वो बहुत ही क्या है? कम है। इस कारण इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? एकदम ज़्यादा बढ़ा। ज़्यादा एकदम गर्मी रहेगा कोई एरिया में तो तुम जीवित रह पाओगे क्या? वहाँ जीवों की संख्या ज़्यादा रहेगा क्या? नहीं। एकदम ठंडे एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं क्या? नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पास ज़्यादा सीजनल चेंज नहीं होता वहाँ लोगों की संख्या क्या रहती है? ज़्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस कारण जो ट्रॉपिकल एरिया था यहाँ पास सीजनल चेंजेस क्या होता था? बहुत ही कम। इस कारण इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या था? ज़्यादा था। तीसरा रीजन देखो, सौर ऊर्जा। इस एरिया को लगातार सूर्य का एनर्जी मिलता था, ठीक है ना। ऐसा सूर्य का एनर्जी लगातार इस एरिया में तो हमेशा पड़ता है, ठीक है ना, 12 महीना, ठीक है। इस कारण सौर ऊर्जा का सतत प्राप्ति होता है। इस कारण सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ रहेगा? यहीं, क्योंकि उत्पादकता बढ़ेगा। उत्पादकता क्या होगा? बढ़ेगा। पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे, और पेड़ पौधे के ऊपर ही शाकाहारी जंतु निर्भर है। उसके ऊपर कौन निर्भर है? मांसाहारी। समझ आ रहा है? तो और जितने भी जीव मरेंगे उनके ऊपर अब घटक निर्भर है। समझ आ रहा है? तो चक्र चलते रहेगा। सबसे ज़्यादा तो एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य। तो जहाँ सूर्य रहेगा वो जगह तो फलेगा ही फूलेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो कम से कम कितना रीजन आपको याद रखना है? 3। कितना रीजन? 3। और ये तीनों रीजन को ही लिखना है। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, एक वर्ड आता है जाति उद्भवन, स्पीसीएशन। समय का काल, समय का कार्य है, ठीक है ना। कोई जाति एक ही दिन में नहीं बनता, उसको बनने में कई वर्ष लगते हैं, ठीक है ना। और जीवित वही रहता है जो क्या करता है जी? अपना लड़ाई जारी रखता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो योग्य रहता है वही क्या रहता है? जीवित रहता है। और जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीएशन। तो एक वर्ड यहाँ पास मिलेगा। ये तीनों चीज़ समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब कल हम लोग जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग मेनली बात करेंगे किसके बारे में? जातीय क्षेत्र संबंध के बारे में। जातीय क्षेत्र संबंध के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जातीय क्षेत्र संबंध, जितना ज़्यादा मैं एरिया बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है ना, जातियों की संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि मैं मान लो केवल और केवल इस रूम में ढूंढूं बायोडाइवर्सिटी कितना है। यहाँ तुम एक मनुष्य जाति हो, पहला। दूसरा, एक आध दो चींटी दिख जाएगा, 2 मच्छर दिख जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और कुछ ना कुछ एक आध दो चिड़िया आसपास दिखेगा। ये केवल इस एरिया का। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे, थोड़ा से ग्राउंड की ओर जाओगे तो 2-4 सुअर घूमते दिख जाएंगे, गाय दिख जाएंगे। समझ आ रहा है ना? और ज़्यादा एरिया जाओगे, ठीक है, बकमत पहुँच गए जीवतारा, हाँ अभी हाथी आया है। क्या है? हाथी आया, तो हाथी भी दिख जाएगा, ठीक है। और एरिया में जाओ, परसदक पहाड़ की ओर चले जाओ, भालू दिख जाएगा। कैसे? मतलब जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जातियों की संख्या भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक। क्लियर है कि नहीं? तो कल उसी के ही बारे में पढ़ेंगे। और एक समीकरण दिया था इसको ही बताने के लिए, एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या? वॉन हम्बोल्ड करके, वॉन हम्बोल्ड, ठीक है ना। इसने एक समीकरण दिया था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जातीय क्षेत्र संबंध में।